ज्वाइन किया था ना, तो इसकी वजह से लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मोबाइल से लीव किया हूँ, तब जाकर रिकॉर्ड कर पाया। तो सबसे अच्छा, हाँ, तो आप नोट कीजिए कि अभी हम लोग हिस्टोस्कोपी पढ़ रहे थे। हिस्टोस्कोपी में सबसे बाकी सारी चीजें हमने पढ़ लिया कि इंडिकेशन ऑफ हिस्टोस्कोपी क्या होता है, जो है और पूरा हमने पढ़ लिया। अब प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक सबसे पहला जो थंब रूल है वो क्या है? सबसे पहला थंब रूल है कि पेशेंट जो है कोशिश करना चाहिए प्रीफरेबली बाय डन इन पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इन द पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज with normal size uterus, with normal side uterus। एक दूसरा चीज क्या है? would be proceed by diagnostic हिस्टोस्कोपी। पहले हमें अप्रोच करना है डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी के लिए। डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी के दौरान ऐसा कोई फाइंडिंग मिलता है, तब जाके हम इसको ये करेंगे, ऑपरेटिव हिस्टोस्कोपी करेंगे। या should be proceed by sir, should be proceed by diagnostic स्पीकर किसका ऑफ सर? आप हाँ? आवाज बहुत आ रहा है, स्पीकर ऑफ, स्पीकर ऑन है क्या किसी का? वो तो ये मुजफ्फर, तुम्हारे यहाँ पे तो नहीं ये हो रहा है। हाँ, वहीं पे कोई बोल रहा है। should be proceed by should be diagnostic proceed hysteroscopy. Should be proceed by diagnostic hysteroscopy। जी, ठीक है। एक चीज, दो चीज हो गया। तीसरी चीज, प्री ट्रीटमेंट में हमको डानाजोल या जीएनआरएच एनालॉग देना है 4 to 6 वीक तक। 4 to 6 वीक तक प्री ट्रीटमेंट में या प्री प्रोसीजर में हमको डानाजोल या फिर जीएनआरएच एनालॉग या प्रोजेस्टेरोन 4 to 6 वीक तक देना है। फोर टू सिक्स वीक तक देना है। किस लिए? क्योंकि इंडोमेट्रियम प्रॉपर तौर पे थिन हो जाए, इंडोमेट्रियम प्रॉपर तौर पे थिन हो जाए, इसके लिए हमें ये करना होता है। ओके, यानी डानाजोल या जीएनआरएच एनालॉग या फिर प्रोजेस्टेरोन 4 to 6 वीक तक देना है। अब ये बेसिक तीन चीज क्या है? प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन एंड प्रोटोकॉल फॉर हिस्टोस्कोपी। अब सेकंड चीज आती है कि लेवल ऑफ हिस्टोस्कोपी प्रोसीजर। इसके लिए लेवल को जो डिसाइड किया है, जी, लेवल को जो डिसाइड किया है लेवल आरसीओजी ने, लेवल को जो ये किया है उसको आरसीओजी ने किया है 1994 में, 94 में। आरसीओजी हो गया रिसर्च काउंसिल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी। आरसीओजी 1994 लेवल ऑफ हिस्टोस्कोपी क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ हिस्टोस्कोपी रिसर्च काउंसिल ऑफ एंड गायनेकोलॉजी। लेवल ऑफ हिस्टोस्कोपी प्रोसीजर क्लासिफिकेशन ऑफ
लेवल ऑफ हिस्टोस्कोपिक ठीक है। प्रोसीजर। इसमें 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। पहला है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर लेवल 1, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर लेवल 2, माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर और लेवल 3 कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिव प्रोसीजर। लेवल 3 कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिव प्रोसीजर। दूसरा क्या बोले सर? लेवल 2 माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर। माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर। अब अगर लेवल 1 में बात करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं? एक, रिमूवल ऑफ सिंपल पॉलिप कर सकते हैं, इसमें रिमूवल ऑफ आईयूसीडी कर सकते हैं। लेवल 1 में क्या क्या कर सकते हैं? लेवल 1 में रिमूवल ऑफ सिंपल पॉलिप, रिमूवल ऑफ आईयूसीडी, रिमूवल ऑफ आईयूसीडी एंड डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी प्लस टारगेट बायोप्सी। डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी प्लस टारगेट बायोप्सी। ठीक है, टारगेट बायोप्सी जी। यानी बायोप्सी भी इसके जरिए हम ले सकते हैं लेवल 1 में ही। लेवल 2 में हम क्या क्या कर सकते हैं? फ्लोपियन ट्यूब कैनुलेशन कर सकते हैं। फ्लोपियन ट्यूब कैनुलेशन, फिलिपियन ट्यूब कैनुलेशन, माइनर एस्मस सिंड्रोम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। माइनर एस्मस, माइनर माइनर एसरमैन सिंड्रोम, एसरमैन सिंड्रोम को मैनेज कर सकते हैं। सर। एंड रिमूवल ऑफ लार्ज पॉलिप और पेडुंकुलेटेड fibroid. Removal of pedunculated fibroid. Pedunculated fibroid. Large polyp. Removal of large polyp and pedunculated fibroid. ठीक है, जी। ओके। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट लेवल में क्या कॉम्प्लेक्स, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं? इसमें रिसेक्शन ऑफ यूट्राइन सेप्टम। लेवल थर्ड में। हाँ, लेवल 3 में resection of uterine septum, वहीं मेजर एसरमैन सिंड्रोम को मैनेज कर सकते हैं। मेजर एसरमैन सिंड्रोम को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेक्शन ऑफ सब म्यूकोसल लियोमायोमा को रिमूव कर सकते हैं। सब म्यूकोसल लियोमायोमा को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा टीसीआरई कर सकते हैं। टीसीआरई का फुल फॉर्म क्या हो गया? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। टीसीआरई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर नहीं बोल रहा, टीसीआरई ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ इंडोमेट्रियम।
अच्छा टीसी आ रही है, ट्रांस ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ इंडोमेट्रियम। टीसी जी। अब इसके बाद अगर बात करें तो कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं हिस्टोस्कोपी के? कंट्रा इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन ऑफ हिस्टोस्कोपी। इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा? पेल्विक इन्फेक्शन। इसलिए पेल्विक इन्फेक्शन है तो नहीं कहना है, चूंकि जो हमारा डिस्टेंशन मीडिया है उसके जरिए पूरे पेल्विक में फैल सकता है। इसलिए हमें अगर कोई पेल्विक इन्फेक्शन है तो पहले पेल्विक इन्फेक्शन को ट्रीट कर लेना है, उसके बाद ये करना है। नेक्स्ट क्या है? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में करेंगे तो मिसकैरेज हो जाएगा या एबॉर्शन हो जाएगा। नंबर 2 क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी। नंबर 3 क्या हो जाएगा? सर्वाइकल कैंसर। अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर है वैसी सूरत में करेंगे तो ट्रॉमा की वजह से सर्विक्स वो कैंसर सेल्स पे ट्रॉमा की वजह से या कैंसर ट्यूमर के पर ट्रॉमा की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग काउज कर देगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग काउज कर देगा। इसलिए इसको हम नहीं करते हैं। ठीक है। जी। इसके अलावा सर्वाइकल स्टेनोसिस, इसके अलावा सर्वाइकल स्टेनोसिस, अगर सर्वाइकल स्टेनोसिस है तो वैसी सूरत में वो डायलेट नहीं हो पाएगा सर्विक्स, और सर्विक्स डायलेट नहीं होगा तो फिर ये जाएगा कैसे? हिस्टोस्कोप जाएगा कैसे? इसलिए ये इसमें कंट्रा इंडिकेटेड है। हाँ, अगर आपको करना ही है तो वैसी सूरत में 2 घंटे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन स्टेरॉयडल जेल जो है वो 2 घंटा पहले आप इंसर्ट कीजिए सर्विक्स में, ताकि वो थोड़ा डायलेट हो जाए, उसके बाद आप कर सकते हैं। सॉफ्ट हो जाता है उससे सर्विक्स। स्टेरॉइड प्रोस्टाग्लैंडिन स्टेरॉइड देते हैं सर इसके लिए? स्टेरॉयडल, अरे प्रोस्टाग्लैंडिन स्टेरॉयडल जेल। ठीक, स्टेरॉइड जेल देते ये हैं। STAROID नहीं है, ये ESTRE है, स्टेरॉयडल। अच्छा स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड। 2 घंटे पहले सर्विक्स में डालते हैं जिससे सर्विक्स में सॉफ्टनिंग आ जाती है और फिर वो डायलेटेशन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, जी। चलिए तो ये हो गया। अब जो है एक चीज और हम लोग पहले देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिस्टोस्कोपी।
complication. कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिस्टेरोस्कोपी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया या दो इसमें डिवाइड किया गया है। पहला होता है पेरो ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन और दूसरा होता है पोस्ट ऑपरेटिव या लेट कॉम्प्लिकेशन। पहला होता है प्री ऑपरेटिव या पेरो ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, दूसरा होता है पोस्ट ऑपरेटिव या लेट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, पेरो ऑपरेटिव से मुराद ये है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर या फिर प्रोसीजर से पहले। वहीं अगर इसकी बात करें लेट कॉम्प्लिकेशन की या पोस्ट कॉम्प्लिकेशन की, तो इसके बाद यानी प्रोसीजर के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो सबसे पहला जो है कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो का वजह क्या होता है, डिस्टेंशन मीडिया। डिस्टेंशन मीडिया की वजह से क्या होगा, एक फ्लूइड ओवरलोड। पेरो ऑपरेटिव में सबसे ये लिखिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिस्टेंशन मीडिया। कॉम्प्लिकेशन ऑफ, हाँ उसमें क्या नाम है, कंट्रा इंडिकेशन में कार्डियोपल्मोनरी डिजीज भी लिख दीजिए या डिसऑर्डर। कॉम्प्लिकेशन में कार्डियोपल्मोनरी डिजीज या डिसऑर्डर। चूंकि एनेस्थेसिया देते हैं तो एनेस्थेसिया में कार्डियोपल्मोनरी इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है। अगर कार्डियोपल्मोनरी फिट नहीं है तो फिर ऐसे लोगों में अवॉइड करते हैं या फिर उसका अलग से ये कहते हैं। अभी 5-5.5 मिनट में कट जाएगा, तो आप लोग दोबारा अगर चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए, तो हम वापिस से इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, आज हिस्टेरोस्कोपी को। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, डिस्टेंशन मीडिया। डिस्टेंशन मीडिया कॉम्प्लिकेशन मीडिया ऑफ ड्यू टू डिस्टेंशन मीडिया। तो पहला क्या हो जाएगा उसमें, फ्लूइड ओवरलोड। दूसरा क्या हो जाएगा, पल्मोनरी इडमा और सेरेब्रल इडमा। फ्लूइड ओवरलोड। दूसरा क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा और सेरेब्रल इडमा। और सेरेब्रल इडमा। सेरेब्रल। तीसरा हो जाएगा हाइपोनाइट्रेमिया। तीसरा हो जाएगा हाइपोनाइट्रेमिया। चौथा हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे अनकॉन्शियसनेस, कन्वल्जन, अनकॉन्शियस। पांचवा क्या हो जाएगा, अमोनिया टॉक्सिसिटी। अमोनिया टॉक्सिसिटी क्यों होगा, ड्यू टू एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइसरीन। अमोनिया टॉक्सिसिटी ड्यू टू एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म क्यों होगा, क्योंकि CO2 की वजह से। अगर ग्लाइसरीन पे कर रहे हैं या मैनिडॉल प्लस ग्लाइसरीन पे कर रहे हैं, तो वैसी सूरत में हाइपोनाइट्रेमिया या फिर जो है अमोनिया टॉक्सिसिटी होगा। वहीं अगर ये इस पे CO2 पे कर रहे हैं, डिस्टेंशन मीडिया CO2 यूज कर रहे हैं, तो वैसी सूरत में इम्बोलिज्म हो जाएगा, होने के चांसेस रहेंगे।
सॉरी। नेक्स्ट ये तो हो गया कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू डिस्टेंशन मीडिया। नेक्स्ट जो है कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू प्रोसीजर। तब उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले यूट्राइन परफोरेशन। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ऑपरेटिव प्रोसीजर में यूट्राइन परफोरेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, हेमरेज। यूटेराइन परफोरेशन। यूट्राइन परफोरेशन दूसरा क्या हो जाएगा, हेमरेज। हेमरेज। ये हेमरेज जो है इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों हो सकता है। और हेमरेज की वजह क्या होगी, क्योंकि इंटेस्टाइन परफोरेट हो जाएगा या फिर इंटेस्टाइन में सॉरी इंटेस्टाइन कहते हैं, यूट्राइन परफोरेशन या फिर यूट्राइन टियर हो जाएगा, जिसकी वजह से एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाएगा। इंट्रा इंजुरी ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन, इंजुरी टू इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इंजुरी ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोसर्जिकल। अगर अगर हम जो है ये कहते हैं थर्मल एब्लेशन वगैरह कहते हैं, वैसी सूरत में इलेक्ट्रोसर्जिकल कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है। इलेक्ट्रोसर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, तो ऐसी सूरत में जब हम थर्मल ऐसी सूरत में क्या होता है, बेसिकली थर्मल इंजुरी होता है एब्डोमिनल ऑर्गन का, थर्मल इंजुरी टू द एब्डोमिनल ऑर्गन ड्यू टू लेजर और इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू लेजर और इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल थर्मल इंजुरी टू इंटर एब्डोमिनल ऑर्गन